हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सभी का। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया से चल रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास के अंदर कौन सा पेपर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले कोर्स हमारा सीए फाउंडेशन के अंदर हम जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो है लॉ। ओके, चलिए, हमने लॉ के अंदर लास्ट क्लास में टॉपिक स्टार्ट किया था। हमारा जो मेन कंटेंट है, जो हमारा टॉपिक एक्ट हमें दिया हुआ है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, राइट। तो हमने उसके अंदर क्या पढ़ा, एक क्विक रिवीजन हो जाए उसकी। ऑलराइट, चलिए, तो देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमने स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले हमने बात की थी व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले कुछ टर्म्स पर बात की थी। वो टर्म्स क्या क्या थी? एक थी टर्म ऑफर, ऑफर के बाद एक हमने टर्म देखी थी एक्सेप्टेंस, एक टर्म पर हमने बात की थी, कौन सी थी? प्रॉमिस। प्रॉमिस के बाद एक टर्म थी हमारे पास एग्रीमेंट, एक टर्म थी एनफोर्सिएबल बाय लॉ, और एक टर्म थी हमारे पास लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो हमने इनके बारे में क्या डिस्कशन किया था, आइए एक बार देखते हैं। हमने एग्जांपल लिया था कि हमारे पास ए नाम का पर्सन है, कोई ए नाम का पर्सन बी नाम के पर्सन को एक कार ऑफर करता है। तो सबसे पहला स्टेप ऑफर का हुआ। फिर उसके बाद बी ने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो सेकंड स्टेप पर क्या हो गई? एक्सेप्टेंस हो गई। जब एक ऑफर और एक एक्सेप्टेंस मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। और जब कोई प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिसेस जो होते हैं वो मिलते हैं तो वो क्या बनते हैं? एग्रीमेंट बनते हैं। एग्रीमेंट दो टाइप का होता है। कैसे? एक सोशल होता है, एक लीगल होता है। ठीक है, लीगल कब होता है? यहां पर देखिए, एक सोशल होता है, एक लीगल होता है। लीगल कब होता है? जब उस पर लॉ की एनफोर्सिबिलिटी लग जाती है, जब वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो जाता है, जब उस पर लॉ का फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? लीगल हो जाता है। और जब वो एग्रीमेंट लीगल हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज इस पूरी बात को हम अपने आईसीएआई के मॉडल से हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं ताकि हमें थोड़ा सा इसका आइडिया हो जाए और हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको हम अच्छे से देख लें। कुछ डेफिनेशंस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। एक सबसे पहले ऑफर या प्रपोजल की डेफिनेशन हमने की थी, जो कि हमें सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में दी हुई है। उसके बाद हमने सेकंड नंबर पर एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन की थी, जो कि हमें सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में दी हुई है, एक्सेप्टेंस या प्रोमिस। उसके बाद प्रोमिसोर और प्रोमिसी की डेफिनेशन हमने सेक्शन 2 सबसेक्शन सी में डिस्कस की थी। कंसीडरेशन कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? सेक्शन 2 सबसेक्शन डी। एंड लास्ट में हमने एग्रीमेंट की डेफिनेशन को पढ़ा था, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में दी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सब हम लास्ट क्लास के अंदर कर चुके हैं। ऑलराइट, चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ना आज मॉड्यूल से। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ अपना आईसीएआई का मॉड्यूल ओपन कर लें और उसी से आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यही है हमारा सबसे पहला टॉपिक, जो कि हमारे मॉड्यूल के अंदर भी हमें दिया हुआ है, जिसके अंदर सबसे पहले 1.1 पर बात करेंगे व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, जिसको कि हम सीख चुके हैं, देख चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अब इसको अच्छे से और पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट करिए। द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन एच ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, तो जो हमें कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी गई है वो कौन से सेक्शन में दी हुई है? सेक्शन 2 सबसेक्शन एच। हमने लास्ट क्लास में भी कुछ डेफिनेशंस की थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हमने वहां पर नहीं की थी। तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन एच। कॉन्ट्रैक्ट को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है?
मेरे साथ अच्छे से याद करिए, सेक्शन 2 सबसेक्शन H में। और वहां पर जो डेफिनेशन दी गई है वो क्या दी गई है? एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। सेक्शन 2 सबसेक्शन H में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमें दो टर्म्स मिल रही हैं। अगली लाइन जो कह रही है द कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट्स ऑफ टू एसेंशियल एलिमेंट्स। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने एलिमेंट्स को जोड़ करके चलता है? दो पर बात करता है। कौन से? एक तो एग्रीमेंट पर, ठीक है, और दूसरा किस पर बात करता है? एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ। ये दो टर्म्स आपको यहां पर ध्यान रखनी है, जिस पर हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी। हमने ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि एग्रीमेंट क्या होता है और एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ क्या होती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एग्रीमेंट के बारे में फिर से अच्छे से पढ़ा जाए। द टर्म एग्रीमेंट गिवन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन E। क्या यही सेक्शन हमने पढ़ा था वहां के? नहीं पढ़ा था। क्या कहा था हमने कि एग्रीमेंट की डेफिनेशन, एग्रीमेंट क्या आ रहा था? E। कौन से सेक्शन में मिली है हमें? सेक्शन 2 सबसेक्शन E ऑफ द एक्ट इज डिफाइंड एज एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हमने यही बात की थी कि नहीं की थी? ध्यान है आपको कि नहीं ध्यान? क्या कहा था हमने? एग्रीमेंट की डेफिनेशन सबसे पहले कौन से सेक्शन में की थी लर्न? हमने सेक्शन 2 सबसेक्शन E में। और क्या कहा था? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, कि कोई भी प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस जो कि ईच अदर मतलब म्यूचुअल कंसिडरेशन देता हो, दोनों तरफ से कंसिडरेशन आ रहा हो जिसके अंदर, वो क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। जैसा कि हमने बात की थी कि ए ने बी को कार दी थी और ये ए की तरफ से बी को क्या हुआ? ऑफर हुआ, और बी ने उस कार के बदले में ए को क्या दिया था? 5 लाख रुपीस दिए थे। तो ए ने बी के 5 लाख के बदले में कार दी और बी ने उस कार के बदले में ए को 5 लाख रुपीस दिए। तो ये दोनों का आपस में क्या हुआ? कंसीडरेशन हुआ। ठीक है, और उनके बीच क्या हुआ? एक एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो यहां पर अगली लाइन क्या कह रही है? टू हैव एन इनसाइट इनटू द डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड प्रॉमिस। हमें एग्रीमेंट को समझने के लिए किसको समझना जरूरी है? प्रॉमिस को समझना जरूरी है। स्टूडेंट्स, क्या आप बात समझ पा रहे हैं? आप हमारा लास्ट जो एग्जाम्पल था उस पर थोड़ा सा ध्यान लेकर के आइएगा, जो हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि एग्रीमेंट कैसे बनता है। यही बात उसने लिखी कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। तो यहां पर हमें एग्रीमेंट को समझने से पहले और किसको समझना जरूरी है कि प्रॉमिस क्या होता है, इस पर भी बात करना जरूरी है। और हमने देखा था कि प्रॉमिस की डेफिनेशन जो है वो किस में दी हुई है? सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में दी हुई है। कौन से सेक्शन में दी हुई है? सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में दी हुई है। और ये सेक्शन जो है किसको डिफाइन करता है? प्रॉमिस को डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है ये प्रॉमिस को? व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, कि वो पर्सन जिसको प्रपोजल दिया जा रहा है, किसी और की बात नहीं कर रहे हैं हम, जिसको ऑफर कर रहे हैं हम, उसी पर्सन की बात कर रहे हैं। इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट, जब वो उस ऑफर के लिए अपनी एसेंट दे देता है, अपनी हां दे देता है, देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। तो वो प्रपोजल क्या मान लिया जाता है स्टूडेंट्स? वो प्रपोजल एक्सेप्टेड मान लिया जाता है। और प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। एक बार हम देखें अपना एग्जाम्पल, वहां पर जो हमने लास्ट एग्जाम्पल किया था उस पर थोड़ा सा हम ध्यान दे करके आते हैं कि हमने क्या वहां पर बात समझने की कोशिश की थी। ठीक है, तो थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा। हम उस एग्जाम्पल को थोड़ा सा देखते हैं यहां पर कि क्या एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था।
देखिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि ए बी को ऑफर दे रहा था, बी ने एक्सेप्ट किया और बी ने उस ऑफर के बदले में ए को क्या दिए थे, 5 लाख रुपीस दिए थे। तो जब हमारा ए की तरफ से ऑफर हुआ तो वो क्या बना था, ऑफर 1 बना था, ऑफर 1 बना था। और जब एक्सेप्टेंस हुई तो वो एक्सेप्टेंस 1 हुई थी और दोनों मिलकर के क्या बने थे, प्रॉमिस बने थे। क्या बने थे, प्रॉमिस बने थे। और वहीं पर जब बी ने ए को ऑफर दिया तो वो ऑफर 2 बना और ए की तरफ से 5 लाख रुपए के लिए एक्सेप्टेंस हुई तो वो प्रॉमिस 2 बनी। और दोनों प्रोमिसेस के जो सेट हैं वो मिलकर के क्या बन गए थे, एग्रीमेंट बन गए थे। और जब उन पर लॉ एनफोर्सेबल हो गया तो वो क्या बन गया था, कॉन्ट्रैक्ट बन गया था। ठीक है, तो यही बात हमने की यहां पर। ठीक है, क्या कहा हमने कि प्रॉमिस क्या होता है, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट। जब वो अपनी एसेंट शो कर देता है तो वो प्रपोजल क्या मान लिया जाता है, एक्सेप्ट मान लिया जाता है। और वो एक्सेप्टेड प्रपोजल ही क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट पर हम बात करें, द फॉलोइंग पॉइंट्स इमर्ज फ्रॉम द अबव डेफिनेशन। ठीक है, मतलब उस डेफिनेशन से ये पॉइंट निकल करके आते हैं। क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, देखिए स्टूडेंट्स फोकस करिए थोड़ा सा। व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, सबसे पहले तो आपको यही बात ध्यान रखनी है यहां पर कि जिसको प्रपोजल किया जा रहा है, जिसको ऑफर दिया जा रहा है, उसी पर्सन की हम बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसी पर्सन की हम बात कर रहे हैं। और वो पर्सन जिसको ऑफर दे रहे हैं हम, वो पर्सन जिसको ऑफर दे रहे हैं हम, वो क्या दे देता है, अपनी एसेंट दे देता है। क्या दे देता है, उस प्रपोजल या उस ऑफर पर अपनी एसेंट दे देता है। और जब वो अपनी एसेंट दे देता है तो वो प्रपोजल क्या बन जाता है, वो प्रपोजल एक्सेप्टेड बन जाता है। क्या बन जाता है, एक्सेप्टेड बन जाता है। और वो एक्सेप्टेड प्रपोजल ही क्या बनता है, प्रॉमिस बनता है। मतलब पहले हमें किस चीज की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ा कि सबसे पहले ऑफर दिया, वो ऑफर क्या हुआ, एक्सेप्ट हुआ। जब वो ऑफर एक्सेप्ट हुआ तो वो क्या बना, प्रॉमिस बना। जब वो प्रॉमिस बना तो उसे हमने क्या बनाया, एग्रीमेंट बनाया। क्या बनाया, एग्रीमेंट बनाया। राइट, चलिए आगे बढ़े, आगे बात की जाए और पॉइंट्स के बारे में। यहां तक आपको अच्छे से स्टूडेंट समझ में आ गया है। हमने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 2 सबसेक्शन H। जैसे जैसे मैं बोलूं मेरे साथ साथ में बोलिएगा। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में हमें दी गई है, सेक्शन 2 सबसेक्शन H। सेक्शन 2 सबसेक्शन H। क्या डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एक ऐसा एग्रीमेंट जिस पर कि जो कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो। हमने बात की थी एग्रीमेंट के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है लीगल एग्रीमेंट, दूसरा होता है सोशल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट जो होता है वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होता है, लेकिन जो लीगल एग्रीमेंट होता है वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है। अब इस डेफिनेशन से 2 टर्म्स हमारे सामने निकल करके आई, पहली एग्रीमेंट, दूसरी एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ। सबसे पहले एग्रीमेंट को हमने समझा, क्या होता है, द टर्म एग्रीमेंट गिवन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन E। एग्रीमेंट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी गई है हमें स्टूडेंट्स, सेक्शन 2 सबसेक्शन E में दी गई है। और क्या डेफिनेशन दी गई है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ये बात जरूर आपको ध्यान रखनी है, कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। एग्रीमेंट वही होता है जिसके अंदर की म्यूचुअल कंसिडरेशन हो, उसके अंदर ऑफर भी होता है, एक्सेप्टेंस भी होती है। इन दोनों के मिलने पर प्रॉमिस बनता है। जब प्रॉमिस बनता है तो फिर उसके अंदर एक कंसिडरेशन भी जुड़ता है और वो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। उसके बाद हमें एग्रीमेंट किससे बनता है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस और फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अब इसके लिए हमें यह भी पता होना चाहिए कि सर प्रॉमिस क्या है, तो उसकी डेफिनेशन हमें सेक्शन 2 सबसेक्शन B में दी हुई है। और प्रॉमिस क्या है डेफिनेशन, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड।
सबसे पहले तो यही बात ध्यान रखनी है कि वो पर्सन जिसको प्रपोजल दिया जा रहा है, इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट, वो अपनी एसेंट दे देता है, तब क्या होता है, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, तब क्या मान लिया जाता है, उस प्रपोजल को एक्सेप्टेड मान लिया जाता है। और जब प्रपोजल एक्सेप्टेड हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्रोमिस बन जाता है। क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, प्रोमिस बन जाता है। अब यहां पर हमें कुछ इन्होंने पॉइंट्स यहां पर हाईलाइट करके दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent on that proposal which is made to him, the proposal becomes accepted or accepted proposal becomes promise, accepted proposal becomes promise। यहां पर कुछ सर्कल किए हैं वर्ड्स जिन पर आपको फोकस करना है। डेफिनेशन पूछी जाए आपको यूं की यूं ही याद करके वहां पर लिखनी है। डेफिनेशन में कभी कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब ऐसे कि ऐसे आप डेफिनेशन वहां पर लिखोगे। अगर आप चेंज करोगे तो फिर दिक्कत होगी वहां पर मार्क्स को लेकर के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके, आगे ध्यान दीजिएगा क्या पॉइंट्स हैं। चलिए यस, आगे हमें मिल रहा है। अब देखिए इन्होंने एग्रीमेंट की एक इक्वेशन बना करके हमें दे दी है कि एग्रीमेंट की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। ओके, अब देखिए यहां पर क्या है, उन्होंने कहा कि Thus we say that an agreement is the result of the proposal, कि वो एग्रीमेंट क्या होता है, रिजल्ट होता है। किसका रिजल्ट होता है, प्रपोजल का। मेड बाय वन पार्टी टू द अदर पार्टी, मेड बाय वन पार्टी टू द अदर पार्टी, कि एक पर्सन ने या एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को एक प्रपोजल दिया। शुरुआत किससे हुई स्टूडेंट्स, प्रपोजल या ऑफर से हुई, और उसका रिजल्ट एंड में क्या मिला, हमें एग्रीमेंट मिला, ठीक है। एंड दैट अदर पार्टी गिव्स हिज एक्सेप्टेंस, और जिस पार्टी को ऑफर दिया वो पार्टी क्या दे रही है, एक्सेप्टेंस। देयर टू ऑफ कोर्स फॉर म्यूचुअल कंसीडरेशन, और उस पूरी प्रोसेस में कंसीडरेशन सिर्फ एक पार्टी का होता है या दोनों पार्टीज की तरफ से होगा। सोचो, कंसीडरेशन पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। जो कंसीडरेशन आएगा वो एक पार्टी की तरफ से होगा। ए ने बी को कार देनी है, क्या इतने में काम चल जाएगा, या बी भी कार के बदले में ए को कुछ देगा? जी बिल्कुल, बी भी ए को कार के बदले में 5 लाख रुपीस दे रहा है, तो दोनों तरफ से क्या आया, म्यूचुअल कंसीडरेशन आया या नहीं आया? तो यहां पर यही बात की जा रही है कि उनके बीच क्या होता है, म्यूचुअल कंसीडरेशन होता है। यहां पर हमें एग्रीमेंट की डेफिनेशन मिल रही है कि सबसे पहले ऑफर या प्रपोजल, और फिर उसकी एक्सेप्टेंस, और फिर उसके बाद उसके बीच, इसके बीच ही इंक्लूड है म्यूचुअल कंसीडरेशन, ठीक है। ये दोनों चीजें मिलकर के क्या बन जाएंगी, ये मिलकर के बन जाएंगी प्रॉमिस। क्या बन जाएंगी, ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलकर के क्या बन जाती है, प्रॉमिस। और एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस क्या बनता है, एग्रीमेंट बनता है। क्या बनता है, एग्रीमेंट बनता है। बात समझ रहे हैं आप, ठीक है। चलिए अब सेकंड टर्म पर बात की जाए कि एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ क्या होता है सर, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ पढ़िए। एन एग्रीमेंट टू बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कौन बनता है स्टूडेंट्स, एग्रीमेंट ही कन्वर्ट होता है ना, किसके भी सर, कॉन्ट्रैक्ट में, बिल्कुल, ठीक है। अब कौन सा एग्रीमेंट सर कॉन्ट्रैक्ट बनता है, इस पर हम पहले भी बोल चुके हैं। एग्रीमेंट्स आर ऑफ, एग्रीमेंट इज ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। कौन कौन से सर, एक तो होता है लीगल एग्रीमेंट, दूसरा कौन सा होता है, सोशल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट क्या होता है हम बाद में पढ़ते हैं बच्चों, सबसे पहले लीगल की बात की जाए। लीगल से आप समझ पा रहे हैं, ऐसा एग्रीमेंट जिस पर किसकी फोर्स लग रही है, लॉ की फोर्स लग रही है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, लीगल एग्रीमेंट कहते हैं। और जब एग्रीमेंट लीगल हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एन एग्रीमेंट बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू ए लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है, विच मीन्स ए ड्यूली एनफोर्सिबल बाय
लॉ, विच मीन्स अ ड्यूली एनफोर्सिएबल बाय लॉ। क्या आप बात समझ गए इतनी? यस और नो? होपफुली आपको यह कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे और कंसेप्ट को लेकर के। इस कंसेप्ट को हम हल्का फुल्का अपनी लास्ट क्लास के अंदर स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं और अब हम इसको मॉड्यूल के थ्रू पढ़ रहे हैं कि हमें एक पता लग जाए कि हाँ, जो हमारे पेपर के अंदर है उसी लैंग्वेज को लेकर के हमें चलना है। तो इसलिए हम अपना जो पूरा सिलेबस है वो यहाँ से कवर करेंगे और साथ में हम अदर पॉइंट्स को पहले पूरा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए और अगली बात की जाए क्या है। अब यहाँ पर हमें मिल गई है, अब हम स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ते 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 कहाँ पहुँच गए? कॉन्ट्रैक्ट पर पहुँच गए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सबसे पहले एक्सेप्टेड प्रपोजल, वो जब प्रपोजल ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा तो वो प्रॉमिस बनेगा, वो प्रॉमिस क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट। तो एक्सेप्टेड प्रपोजल कहें या एग्रीमेंट कहें एक ही बात है। और उस पर जब एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो जाए, जब वो क्या हो जाए? एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो जाए तो वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। बात बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सीधी है, कुछ घूम के जाने वाली बात नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें याद रखनी है। ठीक है, कैसे? सबसे पहले मेरे साथ दोहराइएगा, सबसे पहले ऑफर, फिर एक्सेप्टेंस। जब ऑफर और एक्सेप्टेंस मिल जाएंगे तो वो क्या बनेगा? प्रॉमिस। एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। और जब एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। 5 स्टेप्स, इजी, राइट। चलिए आगे भी बात की जाए। अब वो इस बात को, इस इक्वेशन को थोड़ा सा हमारे सामने और खोल करके बात को रख रहे हैं। ऑन एलिब्रेटिंग द अबव 2 कंसेप्ट, कौन से 2 कंसेप्ट? हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कॉन्ट्रैक्ट की? एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो वहां पर हमारे सामने निकल करके 2 टर्म्स आई थी, एक एग्रीमेंट, दूसरी एनफोर्सिएबल बाय लॉ, राइट। तो वो उन्हीं 2 कंसेप्ट्स की बात कर रहा है, क्योंकि अभी तक हमने उन्हीं 2 कंसेप्ट पर बात की है कि एग्रीमेंट क्या है और एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ क्या है। तो ऑन एलिब्रेटिंग द अबव कंसेप्ट, इट इज ऑब्वियस दैट contract comprises of an agreement which is a promise or a set of reciprocal promises। ठीक है, मतलब एग्रीमेंट की डेफिनेशन यही है कि वो क्या होता है? एक प्रॉमिस होता है या सेट ऑफ प्रोमिसेस होता है। ठीक है, और उसने ये बात कही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या कंप्राइज करता है? एग्रीमेंट कंप्राइज करता है। आप देखिए इस बात को थोड़ा सा समझिएगा कि इस लाइन का मतलब क्या है। एक हम बात बोलते हैं कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट, ईच कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, ईच कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, बट ईच एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। कि हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है, हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एग्रीमेंट सोशल भी होता है, एग्रीमेंट लीगल भी होता है। ठीक है, जब एग्रीमेंट पर लीगल हो जाएगा, जब उस पर एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो जाएगा, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक एग्रीमेंट होता है, लेकिन हर एग्रीमेंट क्या नहीं होता? कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, अब यहां पर वही एग्रीमेंट की डेफिनेशन की इसने बात की है कि एग्रीमेंट क्या होता है। बार बार वो बात आ रही है ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। ठीक है, तो आपको अब तक एग्रीमेंट की डेफिनेशन याद होगी। ठीक है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस आर कॉल्ड एग्रीमेंट। ओके, दैट अ प्रॉमिस इज द एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रपोजल। यही बात है। प्रॉमिस कब बनता है? बताइए, प्रॉमिस कब बनता है? जब ऑफर को क्या कर लिया जाए? एक्सेप्ट कर लिया जाए। यहां प्रॉमिस की अगर इक्वेशन बनाए स्टूडेंट्स, अगर हम प्रॉमिस की इक्वेशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं क्या? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। ऑफर प्लस
एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, और every promise and every set of promises are called agreement. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर बात आपकी ये इक्वेशन क्लियर कर रही है. ठीक है, चलिए आगे बात करें. यहां पर आगे हमें क्या मिल रहा है, दैट ए प्रॉमिस इज द एक्सेप्टेंस ऑफ ए प्रपोजल. जो प्रॉमिस होता है वो क्या होता है, एक प्रपोजल की एक्सेप्टेंस होती है. ठीक है, गिविंग राइज टू ए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट. वो क्या बनाती है, एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाती है. फर्दर सेक्शन 2 सबसेक्शन H रिक्वायर्स एन एग्रीमेंट टू बी वर्दी ऑफ बीइंग एनफोर्सिएबल बाय लॉ. सेक्शन 2 सबसेक्शन H क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है. जो क्या होता है, एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है. ठीक है, बिफोर इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट. एग्रीमेंट को क्या होना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट कहलाने से पहले एग्रीमेंट को क्या होना पड़ेगा स्टूडेंट्स, एनफोर्सिएबल बाय लॉ होना पड़ेगा. ठीक है, वेयर पार्टीज हैव मेड ए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट दे क्रिएटेड राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस बिटवीन देमसेल्व्स. वो क्या बन जाते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो दो पार्टीज के बीच में क्या बन जाते हैं, उनके राइट्स और ऑब्लिगेशंस, मतलब उनके जो भी अधिकार और उनकी ड्यूटीज है एक दूसरे के फॉर ईच अदर, वो वहां पर क्रिएट हो जाती हैं. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम देखें, ए एग्रीज विद बी टू सेल कार फॉर ₹2 लाख. ठीक है, कि ए बी को कार बेचना चाहता है कितने रुपए में, ए बी को कार बेचना चाहता है कितने रुपए में, 2 लाख रुपए में. ठीक है, ऑफर किसने दिया, पहले ए ने दिया, किसको दिया, बी को दिया. एक्सेप्ट किसने किया, बी ने किया. ठीक है, ए ने क्या ऑफर दिया, कार बेचने का ऑफर दिया, कितने में, 2 लाख में. बी ने उसको एक्सेप्ट किया या नहीं किया. देखें, हियर ए इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू गिव ए कार टू बी. यहां पर मान लीजिए कि अगर बी उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है तो यहां पर ए की ऑब्लिगेशन बन जाती है कि वो अब बी को कार देगा. ठीक है, और बी हैज द राइट टू रिसीव द कार, और बी का उसके बदले में क्या हो जाता है, राइट हो जाता है कि अब वो कार को रिसीव कर सकता है ऑन पेमेंट ऑफ ₹2 लाख. और उस कार के बदले में बी ए को क्या देगा, बिकॉज यहां पर म्यूचुअल कंसीडरेशन होना बहुत ही जरूरी है. तो उस कार के बदले में बी ए को क्या देगा, 2 लाख. क्या देगा, 2 लाख. बट एंड ऑल्सो बी इज अंडर एन ऑब्लिगेशन. अब यहां पर सेकेंड केस में जब बी ए को 2 लाख देगा तो बी की क्या बन जाती है, वहां ऑब्लिगेशन बन जाती है. ठीक है, किसके अगेंस्ट, ए के अगेंस्ट, क्या कि वो उसको 2 लाख रुपीस देगा, लेकिन किसके बदले में, कार के बदले में. एंड ए हैज ए राइट टू रिसीव 2 लाख, और ए का राइट बन जाता है कि अब वो क्या लेगा, उससे 2 लाख रुपए लेगा. ठीक है, तो ये बात यहां पर पूरी इन्होंने क्लियर की है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो एक तरह का एग्रीमेंट होता है जिस पर कि लॉ एनफोर्सिबल होता है. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, यहां पर हमने बात क्लियर की. होपफुली अच्छे से आपको ये क्लियर हो गया है यहां तक का कंसेप्ट. ठीक है, इस कंसेप्ट को हमने बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश की है कि हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए. पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है ना स्टूडेंट्स, वो 5 स्टेप्स पर टिका हुआ है. ठीक है, आगे और आएंगे, कुछ एसेंशियल्स आएंगे जिन पर हमें ध्यान देना होगा. बट हाल फिलहाल जो आपको मोटे तौर पर एक प्रोसेस समझ करके चलनी है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचना चाहते हैं और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की प्रोसेस बताना चाहते हैं तो 5 स्टेप्स हैं टोटल जो कि हमें कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचा देंगे. ठीक है, चलिए अब आगे वही 5 स्टेप्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं. ठीक है, चलिए बात की जाए. हमने कहाँ तक पढ़ा, हमने पढ़ा यहाँ तक. ठीक है, उसके आगे बात की जाए. सो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स विद ओनली सच लीगल ऑब्लिगेशंस व्हिच हैज रिजल्टेड फ्रॉम एग्रीमेंट्स. सच ऑब्लिगेशन मस्ट बी कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर. ये कैसी होनी चाहिए ऑब्लिगेशंस, कॉन्ट्रैक्चुअल होनी चाहिए. हाउएवर सम ऑब्लिगेशंस आर आउटसाइड ऑफ परव्यू ऑफ द
लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि कुछ ऑब्लिगेशंस ऐसी हैं जो कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एरिया से बाहर हो जाती हैं, ठीक है। वो कैसी हैं? जो भी हमारे सोशल एग्रीमेंट्स होंगे ना, क्या होंगे स्टूडेंट्स? जो भी हमारे सोशल एग्रीमेंट्स होंगे कि एक हस्बैंड ने वाइफ को कुछ नेकलेस ला के देने का प्रॉमिस किया, ठीक है, तो वो उनके बीच का एग्रीमेंट है, उस पर कोई भी लॉ की एनफोर्सिबिलिटी नहीं लगी हुई है। तो वहाँ पर जो अगर हस्बैंड नेकलेस नहीं लेकर के आता है तो वाइफ को कोई राइट नहीं है कि वो हस्बैंड को फोर्स करेगी या उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस कर सकती है, ऐसा कोई भी राइट वाइफ को नहीं है। तो वो सोशल एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो ये जो है वो उसके एरिया से बाहर आते हैं ऑब्लिगेशंस के, ठीक है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है, एक लॉफुल एग्रीमेंट क्रिएट करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अब देखिए, जब आप आंसर करें ना अपना, अगर मान लीजिए कि अगर आपको एग्जाम में ये पूछा जाए कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके अंदर अगर आप ये शो करें कि प्रोसेस पूरी शो करें, तो आप उसको थोड़ा सा डायग्राम वे के अंदर अगर आप दिखाएंगे तो मे बी वो बेटर रहेगा। तो सबसे पहले प्रपोजल और ऑफर, यही स्टेप था सबसे पहला हमारा, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई पर्सन है वो किसी अदर पर्सन को एक प्रपोजल या ऑफर देता है, फिर जिसको प्रपोजल या ऑफर दिया होता है वो उस प्रपोजल या ऑफर को एक्सेप्ट करता है। जब एक्सेप्टेंस हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। और एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि एक्सेप्टेड प्रपोजल या एग्रीमेंट, ठीक है। और उसके बाद जब उस पर लीगली एनफोर्सिबिलिटी लग जाती है, जब उस पर एग्रीमेंट पर लीगली एनफोर्सिबिलिटी लग जाती है या वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो जाता है, तो वो लास्ट में क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही 5 स्टेप्स जो है हम अभी तक हम इनको लेकर के चल रहे हैं। सबसे पहले मेरे साथ एक बार दोबारा दोहराइएगा, सबसे पहले ऑफर, देन एक्सेप्टेंस, देन एग्रीमेंट, देन एनफोर्सिएबल बाय लॉ और लास्ट स्टेप कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इतनी बात को आप समझ गए तो आप इस कंसेप्ट को और बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। जी बिल्कुल सर, आगे बढ़िए, हमें ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आपको ये क्लियर हो गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब अगला स्टेप जो हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। बहुत अच्छे से समझिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। इस पॉइंट से आपके और बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक। चलिए बात की जाए, सबसे पहले बात करें हम, यहाँ पर हमें एग्रीमेंट की बात की है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की बात की है। सबसे पहले मीनिंग की बात करें, मीनिंग वही है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन। ये बात जरूर ध्यान रखनी है आपने कि एग्रीमेंट वही होता है, वो ही प्रॉमिस होता है जिसके अंदर की म्यूचुअल कंसीडरेशन होगा, जिसके बीच क्या होगा, म्यूचुअल कंसीडरेशन होगा, फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। और हम कह सकते हैं ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होती है, एग्रीमेंट होता है। मतलब हम अगर इसको लें थोड़ा सा ओपन करके, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, और वही प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस क्या बन जाते हैं, जिनके अंदर की म्यूचुअल कंसीडरेशन इंक्लूड हो जाती है, वो क्या बन जाते हैं, एग्रीमेंट बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को हम देखें तो एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो, वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सिबिलिटी, एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सिबिलिटी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो ये यहां पर मीनिंग रहा। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो है स्कोप। तो स्कोप इट इज अ वाइडर टर्म इंक्लूडिंग बोथ लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट। यही बात हम करते आ रहे हैं ना स्टार्टिंग से। हमने एग्रीमेंट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, एक लीगल एग्रीमेंट और दूसरा सोशल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट क्या होता है, जिस पर कि लॉ एनफोर्सिएबल नहीं होता है, जिस पर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अप्लाई नहीं होते हैं,
ठीक है, जिसको कि लॉ में मतलब कोर्ट में केस नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, वो सोशल एग्रीमेंट होते हैं। और जिन पर लॉ अपनी फोर्स रखता है वो लीगल एग्रीमेंट होते हैं। इट इज वाइडर टर्म इंक्लूडिंग बोथ लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट। और कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इट इज यूज्ड इन अ नैरो सेंस। ये क्या यूज होते हैं नैरो सेंस में? कैसे? इसके अंदर क्या होता है, वही एग्रीमेंट, देखो कॉन्ट्रैक्ट भी एक एग्रीमेंट होता है, ये बात कर चुके हैं हम पहले भी कि कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है। बट जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट होता है जिस पर कि लीगली एनफोर्सिएबिलिटी लगी हो, ठीक है ना, जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो, वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन एग्रीमेंट जो है वो वाइडर टर्म है, जिसके अंदर की सोशल भी आता है और लीगल भी आता है, दोनों आते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ओनली लीगल आता है, इसलिए इसको नैरो सेंस में बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट है लीगल ऑब्लिगेशन। इट में नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। जो एग्रीमेंट है वो क्या क्रिएट नहीं करता, सिर्फ लीगल एग्रीमेंट, सिर्फ एग्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, सिर्फ एग्रीमेंट की। अभी हमने इस पर एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं किया, ठीक है। तो जो एग्रीमेंट है वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता है। एंड एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट्स टू द पार्टीज। जो एग्रीमेंट है वो किसी भी पार्टी के लिए राइट्स या ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं करता है, लेकिन वहीं पर नेसेसरली क्रिएट्स ए लीगल ऑब्लिगेशन। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है, तो डेफिनेटली वो क्या क्रिएट करेगा, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज ग्रांट सर्टेन राइट्स टू एवरी पार्टी। और कॉन्ट्रैक्ट साथ में क्या करता है, हर पार्टी को कुछ राइट्स देता है और कुछ ऑब्लिगेशंस क्रिएट करता है। लेकिन एग्रीमेंट ऐसा कुछ भी नहीं करता है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट इनके डिफरेंस का नेचर की बात की जाए, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, कि सभी एग्रीमेंट्स क्या नहीं होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। लेकिन ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, लेकिन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं। हाउ सर? अरे स्टूडेंट्स देखिए, एग्रीमेंट सोशल भी होता है, लीगल भी होता है, ठीक है, इसलिए हम एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एग्रीमेंट की जरूरत पड़ेगी। और जब हम एग्रीमेंट के अंदर लॉ की एनफोर्सिबिलिटी का मिर्च मसाला लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। एग्रीमेंट ही तो कन्वर्ट होता है किसमें, कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। तो हम ये बात कहते हैं कि ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, ठीक है। तो यहां पर हमने बात की स्टूडेंट्स डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, ये जो भी कंसेप्ट हमने डिस्कस किया वो हमारे स्टार्टिंग में जो हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था ना, कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ऑफर क्या है, प्रपोजल क्या है, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ क्या है, उन्हीं सब कंसेप्ट पर आगे आने वाले पूरे टॉपिक की जो है नींव टिकी हुई है, ठीक है। तो इन सब बातों का हमें नॉलेज होना जरूरी है, तभी हमें आगे के कंसेप्ट क्लियर होंगे। अभी तक एग्रीमेंट को अच्छे से समझा, कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से समझा, कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा चल ही रहा है, हमने एग्रीमेंट को अच्छे से समझा कि एग्रीमेंट क्या है, ठीक है। चलिए अब आगे पॉइंट डिस्कस किया जाए। कौन सा पॉइंट है आगे? अगला पॉइंट है हमारा एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कौन कौन से एसेंशियल्स की जरूरत पड़ती है, या कौन कौन से ऐसे एसेंशियल्स हैं जिनके होने से ही एक कॉन्ट्रैक्ट क्या बन सकता है, वैलिड बन सकता है। अगर उनमें से एक भी मिसिंग होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है, इनवैलिड बन जाता है। क्या बन जाता है, इनवैलिड बन जाता है। देखिए, एज गिवन बाय सेक्शन 10, एज गिवन बाय सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो एसेंशियल्स बताता है वो कौन सा सेक्शन बताता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 बताता है। बात ध्यान रखनी है आपने, ऐसे एसेंशियल्स जो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाते हैं, जिनके इंक्लूड होने से एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनता है, वो एसेंशियल्स हमें कौन से सेक्शन में मिलते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 में मिलते हैं, ठीक है। तो जो सेक्शन 10 में दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं?
कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या होना जरूरी है, एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। फिर जिन दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है उनकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कि दोनों की ही मर्जी होनी चाहिए, फ्रीली होनी चाहिए, दोनों ही राजी होने चाहिए, सेम बात पर राजी होने चाहिए, कोई भी किसी को फोर्सफुली नहीं मना रहा हो वहां पर, ठीक है। तो यहां पर फ्री कंसेंट आ गया। कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड होना चाहिए। इसको हम और अच्छे से आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये कुछ अदर दे रखे हैं एसेंशियल्स जो कि सेक्शन 10 में जिनको कि कंसीडर नहीं किया गया है, ठीक है, और इनका होना जरूरी है। तो टू पार्टीज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। चलिए यहाँ पर हमने टर्म्स देखी कि ये एसेंशियल्स हैं, लेकिन इनके अंदर है क्या वो अभी तक आपको नहीं मालूम है। हमने सिर्फ इनके नाम पढ़ करके देखें कि क्या क्या टर्म्स हो सकती हैं, ठीक है। अब हम इनके अंदर चल करके इनके डिस्क्रिप्शन को देखेंगे कि किसके अंदर हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हाँ टू पार्टीज हैं या इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है, तो ये क्या है, ठीक है। सो लेट्स गो स्टूडेंट्स। अब देखिए सबसे पहले हम बात करें, इसने सबसे पहले कौन से वालों की बात की है, इसने सबसे पहले बात की है जो कि सेक्शन 10 में हमें नहीं दिए हुए हैं, उन पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ओके, सबसे पहले पॉइंट जो हमें दिया हुआ वो दिया हुआ टू पार्टीज, ठीक है। सबसे पहला एसेंशियल कौन सा है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या होनी चाहिए, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितनी पार्टीज होनी चाहिए, दो पार्टीज होनी चाहिए। अब ए अकेला मान लीजिए कहीं, ए किसको कार बेचेगा और किससे पैसे लेगा, अगर दो पार्टीज ही नहीं होंगी तो म्यूचुअल कंसीडरेशन कहाँ से होगा, म्यूचुअल कंसीडरेशन नहीं होगा तो एग्रीमेंट कहाँ से बनेगा, एग्रीमेंट नहीं बनेगा तो लॉ किसको एनफोर्स करेगा, अगर लॉ किसी को एनफोर्स ही नहीं करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कितनी पार्टीज की जरूरत होती है, टू पार्टीज, ठीक है। वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ, एक कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू पार्टीज, वन पार्टी मेकिंग द ऑफर, एक पार्टी क्या करती है ऑफर देती है, एंड द अदर पार्टी एक्सेप्टिंग इट, और दूसरी पार्टी क्या करती है उस ऑफर को एक्सेप्ट करती है। अ कॉन्ट्रैक्ट में बी मेड बाय नेचुरल पर्सन्स, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है वो किसके, कौन बनाता है, नेचुरल पर्सन्स बनाते हैं, जैसे कि मैं हुआ, आप हुए, जो इंसान है वही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो नेचुरल पर्सन्स बनाते हैं। एंड बाय अदर पर्सन्स, अब अदर पर्सन्स भी लिख दिया सर इसने, तो अदर पर्सन्स में कौन आएगा, हैविंग लीगल एग्जिस्टेंस, ऐसे पर्सन्स आएंगे जिनके पास क्या होती है, लीगल एग्जिस्टेंस होती है, क्या होती है, लीगल एग्जिस्टेंस होती है, जिसको कि जो लॉ है वो उनको एग्जिस्टेंस देता है कि हाँ आप इस दुनिया में हो, आपकी एग्जिस्टेंस है। वो कौन है सर, वो हो सकती है कंपनीज, कोई यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा। इट इज नेसेसरी टू रिमेंबर दैट आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज बी असर्टेनेबल, ये ध्यान रखना जरूरी है कि उस पार्टी की आइडेंटिटी क्या हो, निश्चित हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो दिखता ही नहीं है। अब कोई कंपनी है, उसका खुद का एग्जिस्टेंस है, कहीं पे वो सिचुएटेड होगी, उसकी जो फॉर्मेलिटीज हो रखी हैं वो उसको एग्जिस्ट कर रही हैं, वहां पर कोई यूनिवर्सिटी होगी, ठीक है, तो उनकी खुद की एक लीगल फॉर्म के अंदर एग्जिस्टेंस है, तब उनको क्या कहा जाता है, एक पार्टी की फॉर्म में देखा जा सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लिया जाए, टू कॉन्स्टिट्यूट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर मस्ट बी टू पार्टीज, कि एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कितनी पार्टीज को होना जरूरी है, टू पार्टीज, एक होना चाहिए सेलर और दूसरा क्या होना चाहिए, बायर, एक बेचने वाला एक खरीदने वाला। द सेलर एंड बायर मस्ट बी टू डिफरेंट पर्सन, वो एक ही नहीं होने चाहिए, दोनों अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। बिकॉज अ पर्सन कैन नॉट बाय हिज ओन गुड्स, क्योंकि एक पर्सन अपनी ही खुद की चीज क्या नहीं कर सकता, खरीद नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पर एक केस की बात की गई है, इन स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल सेल्स एंड कंपनी व्हेन ऑन डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन मतलब जब उसको खत्म किया जा रहा था, कंपनी को ऑफ पार्टनरशिप को खत्म किया जा रहा था, द एसेट्स ऑफ द फर्म वर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स, तो उनके जो एसेट्स थे उनको पार्टनर्स में डिवाइड कर रहे थे, तो सेल्स टैक्स जो था
वो ऑफिसर जो था वांटेड टू टैक्स दिस ट्रांजैक्शन, वो इस ट्रांजैक्शन को क्या करना चाहता था, टैक्स करना चाहता था। लेकिन यहां पर क्या पाया गया, इट वाज हेल्ड दैट इट वाज नॉट अ सेल, कि ये एक सेल नहीं थी। The partners being joint owner of those assets cannot be both buyer and seller, वो आपस में बायर और सेलर नहीं थे, वो दो पार्टीज नहीं थी, ठीक है, इसलिए उनको क्या नहीं माना गया था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना गया था, इसलिए उसको टैक्स नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कितनी पार्टीज का होना जरूरी है, दो पार्टीज का होना जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम आज की क्लास में पहुंच चुके हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पर, और हमने जिसमें टू पार्टीज का पॉइंट डिस्कस किया है। अब आपका होमवर्क जो है वो ये है कि आप आगे के एसेंशियल्स को रीड करेंगे और उनको समझेंगे कि उसके अंदर और क्या क्या हो सकता है, और अगली क्लास में हम मिल करके इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।